नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। देखिए, कोरोना के खिलाफ एक नई दवा को मंजूरी मिली है। यह दवा डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी के साथ मिलकर बनाई है। दवा का नाम 2DG है। सबसे खास बात यह है कि दवा सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। दावा यह किया गया है कि इस दवा से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जल्दी रिकवरी संभव है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा और अलग से मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी के साथ मिलकर नई दवा बनाई है कोरोना से लड़ने के लिए। इसका नाम 2DG है और सबसे खास बात यह है, जो अब तक जानकारी दी गई है, कि यह दवा एक सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। दावा यह भी किया गया है कि इस दवा से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जल्दी रिकवरी संभव है, वो जल्दी रिकवर होंगे। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होगा और अलग से मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी डीसीजीआई ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस दवा का अब इस्तेमाल किया जा सकेगा अस्पतालों में। डीआरडीओ ने इस दवा को बनाया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस दवा के निर्माण प्रक्रिया की तस्वीरें हैं। जब उस 2DG दवा को बनाया जा रहा था लैब में, उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस आधार पर, किस तरीके से उस दवा को बनाया गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस दवा को उन्होंने बनाया है। और फोन लाइन पर हमारे साथ एके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, जिन्होंने दवा बनाने में अपना योगदान दिया है। बहुत स्वागत है एके मिश्रा साहब। सबसे पहले तो बहुत बधाई। और ये मैं समझना चाहूंगा कि ये दवा काम कैसे करेगी सर, और कितनी महत्वपूर्ण होगी कोरोना से लड़ाई में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे चेयरमैन डीआरडीओ के श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी के तत्वाधान में इस पे काम होने का हम लोगों का मौका मिला 2020 में। और उसके बाद इस पे काम शुरू किया गया। और जब उस समय अपना ये कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ था, उस समय हमारे एक वैज्ञानिक ने हैदराबाद में जाकर के सीसीएमबी में इसकी टेस्टिंग करी थी। इसका मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि ये काम ऐसे करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस या कोई भी जो टिश्यू है उसको ग्रोथ होने के लिए एक ग्लूकोज का होना बड़ा ही जरूरी है। तो उसको जब भी उसको हम उसको डिप्राइव करेंगे कि उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसके मरने की या उसको किलिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसी को हम लोगों ने मिमिक करके ऐसा किया हुआ है हमारे लैब में कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया है, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज कहते हैं, जिससे वो समझ करके वायरस खाने की कोशिश करेगा कि वो ये ग्लूकोज ही है, लेकिन इनफैक्ट वो ग्लूकोज है नहीं, जिसके कारण उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और एक और कारण है कि इससे ऑक्सीजनेशन की भी संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पे बहुत हाइपॉक्सिया होता है वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ पे भी जो भी पेशेंट जो भी डिप्राइव कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए इनको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और वायरस की किलिंग हो जाएगी, जो कि हमारे इन्फेक्शन के चांसेस को घटाएगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होकर के वापिस आ सकते हैं। सर, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा भी रहे हैं। मैं ये समझना चाहूँगा सर, ऑक्सीजन को लेकर किल्लत लगातार बरकरार है और ऐसे में ये जो दवा, जो बातें आपने बताई हैं, तो ये रामबाण साबित हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग ट्रायल क्या कुछ हुआ है सर अभी तक, और कितने फेजेस हो चुके हैं? इसके 3rd फेज की ट्रायल चल रही थी, जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। उसी के कारण मुझे आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से FDA भवन से हमें इसको इमरजेंसी के तौर पे प्रयोग करने के लिए परमिशन मिली है। अब हमारे जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट हैं, चाहे उनके जो भी CRO हैं, उनसे मिल करके हम इसको कोशिश करेंगे कि ये हर जगह पहुंचे और हमारे नागरिक को मिले, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके, वो बच सके और हम इसमें कामयाब हो सके, हमारा देश इससे फाइट कर सके जो ये पेंडेमिक चला है। सर, मैं एक बात समझना चाहूंगा, कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उसके बाद इस दवा को बनाया है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है आपने, और क्या क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें ये दवा कारगर हो सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं सब में। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं। जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो हर एक फेज में एक अलग अलग तरीके से हम, जैसे पहले फेज में जो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करते थे, जो कि क्विनाजुलोन डेरिवेटिव की बात करते थे, जिससे कि हम चाहते थे कि जब भी हो पेरिफेरल पे हो उसी समय उसकी किलिंग हो जाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम कोई मेटल बेस्ड करें जिससे उसमें डिप्राइव हो, जिसमें जिंक वगैरह देना शुरू किए। अगर उससे भी क्रॉस कर गया जो कि ऑर्गन डैमेज करना शुरू करता है,
वहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह का, फिर वहाँ पे हमने सारे जितने न्यूक्लियोटाइड्स के एनालॉग्स जो बताते हैं रेमडेसिविर और उसी तरह की जो दवाएं हमारे एनालॉग्स हैं उसको बना करके उसको रोकने की कोशिश करी, जो एंजियोटेंसिन की एंजाइम्स की बात करते हैं। फिर लास्ट स्टेज में ये होता है कि कैसे हम उसके फूड वेहिकल को ये करते हैं कि वो जो खाना खाना चाहता है वो उसको मिमिक करके दें, कि जिससे वो खाना समझे कि ये मेरा है, लेकिन वो दूसरी तरह की उसके बिल्कुल डेरिवेटिव मिले जिससे वो खाते ही उसकी डिप्राइव हो और वहीं पे उसकी किलिंग हो जाए। तो ये कई सारे मैकेनिज्म है हर स्टेज पे, और इसका बहुत बड़ा प्रयोग है जो कि ये सेंसिटाइजेशन भी करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें इसमें जो आउटकम मिला है वायरस पे टेस्टिंग के समय, वो ये है कि ये इससे किलिंग जो है 70 से 80% है, जो कि बड़ा ही इक्विवेलेंट, एक तरह से कहें तो रेमडेसिविर के इक्विवेलेंट है, जो कि ओरल है, हम इसको दे सकते हैं। सर एक बात और समझाइए, इसकी कितनी डोज लेनी पड़ेगी और कैसे लेनी होगी, क्योंकि उसके आधार पर बहुत कुछ तय होगा। और साथ ही साथ मैं ये समझना चाहूंगा, जब किसी को कोरोना होने की जानकारी मिलती है, टेस्ट रिपोर्ट आती है कि उस व्यक्ति को कोरोना है, तो तब से ही वो दवा शुरू करनी है या इंतजार करना है? कर सकते हैं। इसमें बस ये है कि थोड़ी फास्टिंग की जरूरत पड़ती होगी इसमें होगी, क्योंकि हम अगर ग्लूकोज ऑलरेडी ले रखे हैं तो उस वक्त उतनी कामयाब नहीं होगी, लेकिन अगर हम उसको टाइम गैप दे करके इसको देते हैं तो ये बहुत ही कामयाब हो सकती है। जो कि अभी थर्ड पेज में जो मुझे रिजल्ट मिला उसके हिसाब से तो हमें यही लगता है कि इट विल बी वेरी यूजफुल, रोज इसका प्रयोग हो सकता है। जी सर कितनी बार लेना होगा सर इसको एक मरीज को? इसका फ्लैक्सीनेटेड डोज देंगे, अब ये डिसाइड करेंगे कि कब कितने देर में रिकवरी होती है, लेकिन अभी जो भी ट्रायल हुआ है उसमें इन्होंने डिफरेंट फ्लैक्सीनेटेड डोज किया है, डोज का एस्केलेशन किया है। अब वो डाटा अभी हम शेयर नहीं कर सकते, जो कि अभी हमारे लेबोरेटरी के जिनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो ये उनके परव्यू में आता है, तो देन दे विल बी डिक्लेयरिंग इट। स्वागत है आपका, और अच्छी खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार कोरोना से जंग के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्राइवेट लेबोरेटरीज के साथ मिलकर एक दवा बनाई है 2DG, और उस दवा से उम्मीद यही की जा रही है, अभी तक जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, कि उस दवा के जरिए कोरोना के जो मरीज हैं उनको बहुत फायदा पहुंच सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़ गए इस वक्त। नीरज, एक बड़ा हथियार कोरोना से जंग में हमें और मिल गया है। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जब ऐसे समय में जब देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे समय में डीआरडीओ ने जो ये मेडिसिन तैयार की, एंटी कोविड मेडिसिन है, तो ये सभी के लिए बहुत राहत भरी जानकारी और खबर भी है। और मैं आपकी जो डिस्कशन था जो साइंटिस्ट के साथ, वो भी सुन रहा था, जिसमें आप दो सवाल पूछ रहे थे कि एक तो पहला ये कि क्या इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। बिल्कुल, ट्रायल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मई तक सारे इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और सारे ही पेशेंट, सबकी तरह की कम से कम 200 पेशेंट्स पर ये ट्रायल किए गए हैं। वो माइल्ड, मॉडरेट और सीरियस पेशेंट पे किए गए। इसके अलावा जो 65 साल से ऊपर के उम्र वाले जो पेशेंट थे, उनके ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर डीआरडीओ की जो इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, उसने पूरे कर लिए हैं। और दूसरी जानकारी ये कि जो ग्लूकोज के ये आधारित ये मेडिसिन है, ग्लूकोज के एक पार्ट को निकालकर, जो ग्लूकोज जो हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज जो पाउडर होता है, उसी से ये मेडिसिन बनाई गई है। तो इसलिए बहुत रेडिली अवेलेबल है। जैसे कि हमारे डीआरडीओ साइंटिस्ट और अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद है। क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि दवाई तो याद कर ली है, लेकिन अवेलेबल कैसे होगी? तो ये इजीली अवेलेबल होगी मार्केट में। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज। रहे हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर निश्चल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता साहब भी कह रहे थे कि दवा बड़ी अहम हो जाएगी, कम से कम हमें एक और हथियार कोरोना से लड़ने के लिए मिल जाएगा। अब डीसीजीआई ने इसका इमरजेंसी अप्रूव इसको किया है इमरजेंसी के लिए, तो वो जो तमाम डेटा है उसको देख कर किया होगा सर। तुम ये मानकर चले कि और बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे अगर नए दवाई अगर हमारे आर्मरी में आते जाएंगे तो हमारे लिए पैंडेमिक के अगेंस्ट फाइट में बहुत ही हेल्प मिलेगा। जो भी डेटा है, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट ने एनालाइज करने के बाद ही अप्रूवल दिया होगा, लेकिन एक जो ट्रायल के बाद जब एक लार्ज स्केल पे कोई भी दवाई, स्पेशली इस पैंडेमिक में जब एक साथ लाखों लोगों को ये दवाई मिलने के चांसेस होंगे, उसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत होती है कि किसके लिए एलिजिबिलिटी है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्या डायबिटिक पेशेंट्स में इसका क्या इफेक्ट होगा, प्रेग्नेंट पेशेंट में इसका क्या इफेक्ट होगा, बच्चों के लिए क्या सिचुएशन है। क्योंकि अभी ये गेस कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा उसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए बिल्कुल ये बहुत ही प्रॉमिसिंग दवाई है, लेकिन सिर्फ कंसर्न यही है कि कोई भी ऐसा प्रॉमिसिंग दवाई आती है, जैसे रेमडेसिविर को भी प्रॉमिसिंग बताकर हमने ऐसे इंडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जिसके प्रॉब्लम्स आप देख ही रहे हैं। नई दवाई जो भी आती है उसको लेकर बहुत ही हाइप हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और सबको लगता है कि इसके बिना जान नहीं बच सकती।
तो ये सारी चीजें देखनी है। और जैसे मैं फिर कहूंगा कि अभी तक जो भी डेटा हमें जो भी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जो सिम्टोमेटिक रिलीफ और जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, चाहे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, उसको कम करने में ये हेल्प कर रहा है। आई थिंक 2.5 डेज उन्होंने रिलीज में कहा है जी। तो ये विल इट ट्रांसलेट इनटू मोर्टेलिटी बेनिफिट, क्या जान बचाने में अल्टीमेटली काम आ रहा है या नहीं, वो देखना है। जैसे कोई एक पेशेंट है 10 दिन ऑक्सीजन के बजाय वो 7.5 दिन में ऑक्सीजन से बच जाएगा, लेकिन क्या जो पेशेंट हम नहीं बचा पा रहे हैं उसको बचाने में कितना सहायक हो रहा है, वो देखने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा प्रॉमिसिंग है, लेकिन बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये अहम पॉइंट आपने उठाया है गुप्ता साहब। यही सवाल मेरा भी रहेगा जो निश्चल साहब ने उठाया है कि क्या जान बचाने में उतनी कारगर होगी, हमें मदद तो करेगी जान बचाने में, जो गंभीर मरीज हैं जो नहीं बचा पा रहे हैं जिनको अभी हम लोग। देखिए, जैसा कि इस दवाई के काम करने का जो मैकेनिज्म है, अगर हम उस पर निगाह डालें तो इसको कारगर सिद्ध होना चाहिए, लेकिन किस केस में कितना कारगर सिद्ध होगा। देखिए, अगर एक पेशेंट, इवन जो सामान्य बीमारियां हैं जिनका इलाज मौजूद है, अगर उसको बिल्कुल अंतिम क्षणों में लाया जाता है हॉस्पिटल में, तो जान बचानी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जान बचाने में कारगर होगी या नहीं होगी, नहीं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। ये मैंने तो इसलिए पूछा कि डेटा आप लोगों ने देखा है, तो डेटा के हिसाब से जो भी आप हमें जानकारी दे पाए अभी। देखिए, इस डाटा का अगर हम इस प्रेस रिलीज को देखें तो इसमें जो जानकारी दी गई है, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है, ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, अगर कोरोना 10 की जगह 7 दिन में ठीक होता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर एक बीमारी अगर जल्दी ठीक हो रही है तो जान क्यों नहीं बचनी चाहिए, जान तो बचेगी ही। लेकिन हाँ, हम ये सोचे कि भाई इसके आने के बाद कोई जान नहीं जाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये केस टू केस डिपेंड करेगा, उसको कब दवाई दी गई, कौन सी दवाई दी गई, उसके साथ और मोर्टेलिटी क्या, उसके साथ कोमोर्बिडिटीज हैं। तो इन तमाम चीजों को, हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस हो जिसमें कि इस दवाई को देना उचित ना हो, तो हमें ये सब थोड़ा सा, डॉक्टर ठीक कह रहे हैं कि हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बल्क में जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, काफी पेशेंट्स के ऊपर इसका असर देखा, इसका क्योंकि ट्रायल हो चुकी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल में कारगर पाया गया है। तो ऐसे में मान के चलते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को ये बहुत लाभ देगी। बाकी हो सकता है कुछ पेशेंट में लाभ कम हो, तो वो हमें आगे से जब दवा को इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि हमारे पास जैसे रेमडेसिविर आई, जैसे वेगाफिन आई, एक नई ड्रग है जो मार्केट में बहुत जल्दी आने की उम्मीद है, उसको भी इमरजेंसी यूज के लिए दिया गया है। अब ये 2DG आया है, तो इनका सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये थोड़ा अलग अलग भिन्न है। तो ऐसे में जिन पेशेंट के ऊपर एक दवाई काम नहीं कर रही थी, वहां दूसरी काम कर जाएगी, या दूसरी नहीं कर रही थी तीसरी काम कर जाएगी। और आगे आने वाले कल में, बहुत कुछ महीनों में हमें ये पता लगेगा कि अगर जैसे बहुत हालत खराब है पेशेंट की, तो क्या 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से हमें उनकी जान बचा पाते हैं कि नहीं। तो ये बातें मैं समझता हूँ बहुत बारीकी की बातें हैं, ये हमें वैज्ञानिकों पे और जो डॉक्टर्स पेशेंट को अटेंड करेंगे उन पे छोड़ देनी चाहिए। मोटी मोटी बात यह है कि ये इस दवाई का आना हमारी कोरोना के विरुद्ध युद्ध में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर निश्चल। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जब ये दवा आ जाएगी और उसको अलग अलग पेशेंट्स को, कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट बीमार है, कोई गंभीर है, उनको दिया जाएगा, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो डॉक्टरों की तरफ से ध्यान में रखी जानी जरूरी है? हालांकि वो रखेंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों को समझने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ सर, मैं आ रहा हूँ गुप्ता साहब आपके पास। निश्चल साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस मेडिसिन का जो क्लेम किया जा रहा है, जो कि वायरस के अगेंस्ट एक्ट करेगा, तो अगर इसका रोल हम देखेंगे भी, तो जब वायरल, क्योंकि इस बीमारी में नॉर्मली 2 फेजेज हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक वायरल के प्रॉब्लम के चलते राइज होता है, और एक जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, मोस्टली वही जानलेवा साबित होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर हम वायरस से अगर हमें ये दवाई देनी भी है, तो ये अर्ली स्टेज में ही देने में कारगर सिद्ध होगा। सीवियर डिजीज में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये दवाई उतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे जो मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है वो डिफरेंट है, उसमें ये दवाई के कारगर होने का मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये जो दवाई है, हमें अर्ली और मॉडरेट जो पेशेंट है जहाँ पे वायरस का रोल इम्पोर्टेंट है, शायद वहां पे इसका रोल हो सकता है कि इफेक्टिव रहे।
तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में देंगे तो ये फायदेमंद नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी दवाई का जो अल्टीमेट जो टेस्ट होता है वो मोर्टेलिटी कितना रिड्यूस करता है उस पर डिपेंड करता है। 10 दिन के बजाय 9 दिन में पेशेंट ठीक होके जा रहा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल जो बीमारी का जो इम्पैक्ट जो पेशेंट की मोर्टेलिटी पे अगर वो नहीं है तो अल्टीमेट जो हम किसी भी दवाई का जो एग्जैक्ट फायदा उठाने के बारे में हम बात करते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर इसको थोड़ा सा सावधानी से यूज करने में बेहतर होगा। कहने का मतलब कि मोर्टेलिटी बेनिफिट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनी न्यू मेडिसिन इफ इट कम्स इन मार्केट। अगर 10 दिन की जगह 7 दिन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होता है, इट्स अ बेनिफिट, बट अल्टीमेट बेनिफिट वो नहीं है। ये पॉइंट आप उठा रहे हैं गुप्ता साहब, यही समझना चाहेंगे कि मोर्टालिटी को लेकर हमें कब तक समझ में आएगा इस दवा का जो आगे का परफॉर्मेंस होगा, कैसे ये रिएक्ट कर रही है अलग अलग मरीजों के ऊपर और कितना जान बचाने में कारगर है, तो ये समझने में कितना वक्त लग जाएगा सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि दवाई के मार्केट में आ जाने के बाद जब इस पे पेशेंट्स पे इनका प्रयोग लार्जर स्केल पे शुरू हो जाएगा तो हमें ये चीज डाटा, क्योंकि हम ये बात मोर्टेलिटी रेट को कम करेगी नहीं करेगी, कितना कम करेगी, ये साइंटिफिक डाटा के आधार पे ही कहना उचित हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अगर पेशेंट 10 की जगह 4 दिन में ठीक होता है, उसके सिम्टम्स कम आते हैं, तो ये तमाम चीजें भी मोर्टेलिटी रेट में कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करती। तो कितने हद तक कम ये मोर्टेलिटी रेट कम होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि ये एक दवाई जो हमारा एक टोटल लोड जो पड़ रहा है, यानी मेडिकल सिस्टम के ऊपर एक कंप्लीट लोड है, उसको कम करने में तो ये डेफिनेटली एक कारगर सिद्ध होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये अहम बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर नेशनल। मैं एक बात और समझना चाहूंगा आपसे सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस वायरस में ना बदलाव आ रहा है और वो घातक भी दिखाई दे रहा है कई बार। अभी जो हम दूसरी लहर में जिस तरह का वायरस देख रहे हैं वो RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये जो म्यूटेशन है, इस पर कारगर होने के चांसेस किस आधार पर होते हैं किसी भी दवा के? और ये जो जिस 2DG की हम बात कर रहे हैं, उम्मीद करें कि ये कारगर हो पाएगी उस पर? देखिए, वायरस कोई भी हो, चाहे म्यूटेटेड हो या पुराने स्ट्रेन हो, एनर्जी का जो सोर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या वायरस है, म्यूटेटेड वायरस है या नहीं। तो बहुत ही लाइकली है कि ये वायरस ये दवाई म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट भी काम करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सोर्स को बेसिकली अफेक्ट कर रहा है वायरस के। तो एक्सपेक्टेड है कि ये उसके अगेंस्ट काम करेगा, बट अगेन जैसा कि ये समय के साथ ही पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है प्रेजेंट स्ट्रेन में और फ्यूचर में जो भी म्यूटेंट स्ट्रेन आएंगे। डॉक्टर गुप्ता, अलग अलग स्ट्रेन्स, अलग अलग म्यूटेशन को लेकर जो ये रिसर्च हुई पिछले 1 साल में, क्या उस पर कुछ जानकारी आप शेयर कर पाएंगे कि उस पर किस तरह से इसके परिणाम देखे गए सर? नहीं, मुझे इसकी जो डिटेल्स है इनकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं अभी उसी जानकारी के आधार पे बात करना चाहूंगा जो प्रेस रिलीज में दी गई है जी। तो प्रोफेसर नेशनल जिस तरह से कह रहे हैं, डॉक्टर ने बताया, मैं डॉक्टर की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो इसका काम करने का तरीका है ड्रग का, वो एनर्जी के जो प्रोडक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको ब्लॉक करता है। तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा म्यूटेंट है, कौन सा वेरिएंट है। जैसा भी यही कारण है कि ये हमने बढ़ाई तो थी ओरिजिनली कैंसर सेल के लिए, लेकिन वही मैकेनिज्म यहाँ भी काम कर रहा है। तो इसमें ऐसा संभावना पूरी है कि ये हर किस्म के वेरिएंट में काम करेगा, लेकिन हमें लेट अस वेट एंड वॉच, आगे देखते हैं और आगे आगे समय बताएगा। लेकिन जैसी आज की पेंडेमिक वाली स्थिति है, इस स्थिति में हमें अगर जो मेडिकल सिस्टम पे थोड़ा भी अगर हमें रिलीफ मिलता है तो अल्टीमेटली ये जो है ये नजर आता है मोर्टेलिटी रेट के ऊपर भी। आज डॉक्टर जो बहुत से पेशेंट इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको वेंटिलेटर मिल नहीं रहा है। अब अगर पूरे सिस्टम का लोड कम हो जाएगा तो सब सीधी सी बात है कि पेशेंट वहां तक उस स्थिति तक पहुंचेगा ही नहीं कि जहां पे उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। जी, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। बहुत अहम चर्चा जारी है एबीपी न्यूज पर इस 2DG ड्रग को लेकर, जिसे DRDO ने बनाया है और अब DCGI ने इस दवा के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल दे दिया है। और इसके आने के बाद जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फायदा जरूर होगा, हाँ, लेकिन इसके परिणाम और रिजल्ट्स पर नजर भी उसी तरह से रखनी होगी। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।